नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज बिहार के लिए सुपर संडे। जी हां, साबित हो रहा है बिहार की सियासत में आज जबरदस्त गहमा गहमी मची हुई है। नीतीश कुमार नौवीं बार प्रदेश के नए मुखिया के तौर पर नहीं, क्या एक बार फिर प्रदेश के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। नीतीश ने सीएम पद के लिए इस्तीफा भी दे दिया है, यानी यहां से नाता तोड़ अब यहां। लेकिन जो भी हो, बिहार में यह साबित हो गया एक बार फिर किसी का भी साथ हो, सीएम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार होंगे। नीतीश ने 11 बजे, इससे पहले आपको बता दें, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। इसके बाद 128 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर राज्यपाल के पास दोबारा पहुंचे। नीतीश के पास भाजपा के 78, जेडीयू के 45, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उनके 4, एक निर्दलीय विधायक का समर्थन है और ऐसे में यह आंकड़ा पहुंच जाता है 128। और आपको बड़ी खबर बता दें, आज शाम 5 बजे नीतीश कुमार 8 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। नीतीश कुमार को जोड़ दें, कुल मिलाकर के आंकड़ा 9 का हो जाता है। नीतीश कुमार संग 8 मंत्री शपथ लेंगे। बड़ी बात, जो 2 चेहरे, नए चेहरे, इससे पहले आपको याद होगा सुशील मोदी को लेकर के ये चर्चा थी कि वो हो सकते हैं एक बार फिर उप मुख्यमंत्री के तौर पर, उनको जगह दोबारा मिल सकती है। लेकिन नहीं, इस बार सारे समीकरण 2024 को देखते हुए साधते गए हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा इस्तीफा, विजय सिन्हा आज दोनों ही शपथ लेंगे। डॉक्टर प्रेम कुमार, विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद, संतोष सुमन, सुमित कुमार, इसके अलावा श्रवण कुमार, इनका भी नाम सामने आ रहा है। शपथ लेंगे। 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो इस कार्यकाल में ये तीसरी बार है और अगर 3 कार्यकाल को आप जोड़ दें जो नीतीश कुमार का रहा है, कुल मिलाकर के 9वीं बार सीएम पद की शपथ। और ये एक मात्र बिहार में ही हो सकता है, ये कहा जाए तो गलत नहीं हो सकता। आज बिहार की राजनीति बिल्कुल यही हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ऐसी न तो ऐसी कहीं सरकार देखी, ना ऐसा कहीं गठबंधन देखने को मिला और ना ही कहीं ऐसे नीतीश कुमार देखने को मिले। कोई आए कोई जाए, आए राम गया राम, भले ये कह के खड़गे निशाना साध रहे हो नीतीश कुमार के ऊपर, लेकिन कोई आए कोई जाए, आए राम गया राम कोई बने, जो तटस्थ है अपनी कुर्सी के साथ, वो कुर्सी कुमार है, वो नीतीश कुमार है। ये बात एक बार फिर साबित हो गई है। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको? क्या नौबत आ गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। लेकिन देखिए, सब कुछ क्या बहुत आसानी से आगे निकलेगा? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ जाते हैं, एनडीए में आते ही नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने हमला बोल दिया। नीतीश से नीतिगत विरोध था और रहेगा, ये चिराग पासवान का कहना है। एनडीए में आने के बाद भी नीतीश से विरोध, चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है। और ये बड़ी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा, एक ही फ्रेम में तस्वीर नजर आई थी जब अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी, जेपी नड्डा भी बैठे हुए थे। जाहिर तौर पर सहयोगियों को इस बार तो ज्यादा सहयोगी हैं सीटों का बंटवारा को लेकर, क्योंकि ये जो छोटी पार्टियां हैं इनको ही झेलना पड़ेगा, वो जो नुकसान है इनको उठाना पड़ेगा, वो दिमाग में पहले से क्लियर है। ऐसे में देखिए, चिराग पासवान ने भले एनडीए का हिस्सा फिर एक बार नीतीश कुमार बने, लेकिन हमला बोला है कि एनडीए में आते ही नीतीश कुमार पर जो हमला बोला वो ये नीतिगत विरोध था और रहेगा। सुनिए।
आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहाँ पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। चलिए, चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, ये जाहिर सी बात है वो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि किस तरीके से उनकी पार्टी जो कमजोर हुई उसके पीछे भी एक तरीके से आरोप उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर लगाए थे। अब क्योंकि नीतीश कुमार आ गए हैं तो सीटों का जब बंटवारा होगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस संदर्भ में नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है, लेकिन नीतिगत विरोध बता रहे हैं और वो जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है, परिचय करवा दूं मैं। हमारे साथ सारिका पासवान जी आरजेडी से इस वक्त जुड़ रही हैं, हिमराज राम जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं, सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सौरभ जी, और डॉक्टर संजय कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत सारिका जी आपसे करना चाहूंगी। भले अभी हम सुन रहे थे, नीतीश कुमार को भी हमने सुना, चिराग पासवान को भी हमने सुना, तो वो भाजपा से मैं जरूर पूछूंगी, लेकिन पहले आपसे मैं जानना चाहती हूं, ये एक्सपेक्टेड था? कब से आप लोग सोच रहे थे कि ऐसा नीतीश कुमार कर सकते हैं और कितना बड़ा झटका इस संदर्भ में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा 15 महीने पहले पीछे ले जाना चाहूंगी, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक अन्य मार्ग से पैदल चलते हुए 10 नंबर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी से मिलने आए थे और उन्होंने मिलकर कहा था कि बीजेपी हमारे मंत्रियों और विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और आज मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। हालांकि पिछले बार के अनुभव के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि समाजवादी विचारधारा के कभी एक समय में नीतीश जी रहे हैं, तो और आज जब हमारे सामने ये मदद के लिए आए हैं तो निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनकी मदद करें, और उन्होंने अपना कंधा दिया और उन्होंने उनकी मदद भी की। और देखिए, इसके पहले भी 2020 में भी आपने देखा होगा कि मंचों से जब तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख नौकरियों की बात करते थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहा करते थे राजनीतिक मंचों पे अपने भाषणों के दौरान कि कहां से लाएगा ये सरकारी नौकरी, संभव ही नहीं है देना, असंभव बात है। क्या अपने बाप जो जेल में है वहां से पैसे लाके देगा लोगों को? लेकिन 15 साल के सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से वो शिक्षा विभाग जो लगातार जेडीयू के साथ रहा, उस विभाग को अपने खेमे में ले करके जिस तरीके से उन्होंने 2,20,000 नियुक्ति पत्र बांटी और इसके अलावा 4,40,000 जो नियोजित जो महज 5,000 रुपए के दर पे नौकरियां कर रहे थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा, और ऐसे ऐतिहासिक फैसले जो तेजस्वी यादव जी ने लिए और उसकी क्रेडिट पूरे की पूरे बिहार की जनता जो है तेजस्वी यादव को दे रही थी। तो ऐसे कई सवाल है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि कहां और क्यों और कैसे क्या गलती हुई। मतलब मुख्यमंत्री जी की इजाजत के बगैर ही ले लिया उप मुख्यमंत्री ने फैसला, आप ये कह रही हैं, और ये बिहार की जनता को आप समझा पाएंगी? बहरहाल मैं एक बार अपने सहयोगी जो मेरे जुड़े हुए हैं मैं उनका रुख करना चाहती हूँ और फिर दोबारा इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमिताभ ओझा मेरे साथ राजभवन से इस वक्त मौजूद हैं, सौरभ कुमार सीएम हाउस के बाहर से मौजूद हैं। पहले एक बार तैयारियों की बात कर लेते हैं। 5 बजे, ज्यादा वक्त बचा नहीं रह गया है, लगभग 2 घंटे का वक्त। अमिताभ, वहां पर क्या तैयारियां, आते जाते किसको आप देख पा रहे हैं, सुगबुगाहट क्या दिखाई दे रही है? देखिए, बीजेपी के जितने भी विधायक थे जो मुख्यमंत्री आवास में आए थे बैठक और आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है, मैं दोबारा अमिताभ आपके पास आती हूं, उसके बाद इस सवाल का जवाब लूंगी। अमिताभ के पास बाद में चलते हैं, सौरभ का रुख कर लेते हैं। सीएम हाउस के बाहर से इस वक्त सौरभ मेरे साथ मौजूद है। और सौरभ, बिहार के लिए फिर साबित हो गया, बिहार में किसी की सरकार, सीएम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। तो जरा ये बताइए, बाहर में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, कार्यकर्ताओं में कितना जश्न है, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी से थोड़ी देर पहले बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और वो यह भी कह रहे थे कि 22
जनवरी को अयोध्या में जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी का साइड इफेक्ट है। यानी नीतीश कुमार कुछ दिन के लिए भटक गए थे, लेकिन भगवान श्री राम ने उनको सही रास्ते पर यानी सही ट्रैक पर ले आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार नीतीश कुमार की जो राहें हैं वह उतनी आसान नहीं होगी। पहले वह काफी कंफर्टेबल रहते थे बीजेपी के साथ, लेकिन इस बार बीजेपी उनके साथ जरूर रहेगी, लेकिन वो पहले जैसा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक कंडीशन यह भी रखी थी बीजेपी के सामने कि डिप्टी सीएम अगर सुशील मोदी बनते हैं तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उन दोनों की ट्यूनिंग काफी अच्छी है। लेकिन इस शर्त को बीजेपी ने नहीं माना, और आपने देखा होगा कि अब जो दो नाम बीजेपी के कोटे से आ चुका है कि डिप्टी सीएम कौन होगा, यानी पहला जो नाम है वह सम्राट चौधरी का है, दूसरा नाम जो है वह विजय सिन्हा का है। तो निश्चित रूप से अगर जब से नीतीश कुमार महागठबंधन में गए थे और उसके बाद अगर पिछले 1.5 सालों में जब से सम्राट चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाली, उसके बाद आप इनके बयान को देख लीजिए, सम्राट चौधरी के बयान को देख लीजिए कि उन्होंने नीतीश कुमार को कौन कौन सी उपाधि दी है। तो निश्चित तौर पर अगर अब वो उनके साथ एज ए डिप्टी सीएम रहेंगे तो नीतीश कुमार के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। दूसरी बात, बीजेपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दे और उसके बाद मेरे पास आए, तो आज वही हुआ। पहले नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और उसके बाद एज ए मैसेंजर जो हैं संजय झा बीजेपी के दरवाजे पर गए समर्थन मांगने के लिए, और उसके बाद उनको समर्थन दिया गया। तो निश्चित रूप से इस बार बीजेपी का रुख जो है वह पहले से काफी अलग दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार एक और चीज बता दीजिए सौरभ, ठीक है, आसान नहीं रहेगा, वो अभी चिराग पासवान के बयान से भी सामने आ गया, लेकिन एक और चीज बता दीजिए, क्योंकि शर्तें ये थी, ऐसा लग रहा था कि नीतीश इस बार सीएम नहीं होंगे, जेडीयू बीजेपी की सरकार बनेगी लेकिन नीतीश सीएम नहीं होंगे। शर्तों में था क्या क्या, कितना इंप्लीमेंट हो पाया है, कौन कितना मनवा पाया है अपनी बात? सौरभ, मुझे लगता है सौरभ तक आवाज नहीं जा पा रही है, दोबारा जुड़ने को। अगर अमिताभ मुझे आप सुन पाए हो, यह सवाल अगर आप सुन पाए हो, क्या क्या शर्तें थी, एक एक करके जरा बता दीजिए, कौन कितना इंप्लीमेंट करवा पाया अपनी शर्तों को? ये क्या हुआ, बीच में सुशील मोदी की बात हो रही थी, सीएम नहीं होंगे इस बार नीतीश कुमार, बात ये भी हो रही थी, ये सब था भी एजेंडे में या कि नहीं था? देखिए, ऐसा अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो घटनाक्रम हुआ है उससे तो यही लगता है कि नीतीश कुमार की स्थिति न तो पहले वाले नीतीश कुमार के रूप में थी और न बीजेपी पहले वाले बीजेपी के रूप में थी। कई ऐसे बातें सामने जिससे साफ लगता है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार इसके आगे झुके हैं। देखिए, पिछले बार भी जब गठबंधन से वो अलग हुए थे 2022 में, तो उन्होंने कहा था कि जब वो इस बात को सुन के अवाक रह गए थे कि जो दो नए नाम थे डिप्टी सीएम के रूप में, जबकि इसके बारे में पहले से कोई चर्चा नहीं थी। तो इस बार भी जो नाम उन्होंने दिया था, सुशील मोदी का नाम आगे किया था, लेकिन उनका नाम नहीं था। हालांकि इस बार ये जरूर हुआ कि जब संजय झा पहुंचे बीजेपी के दफ्तर में और उसके बाद दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वहां पे हुआ था विनोद तावड़े का, उसमें उन्होंने संजय झा की मौजूदगी में ही, जब संजय झा बीजेपी दफ्तर में ही थे, उसी वक्त दोनों नामों का ऐलान किया था, सम्राट चौधरी का विधानमंडल दल के नेता और विजय सिन्हा के उप नेता के रूप में। यानी कि इस बार सब कुछ उन्हें बता दिया गया था, सब कुछ मानना पड़ा था। दूसरी जो बड़ी बात ये थी कि पोर्टफोलियो के लेकर, देखिए अभी एक जो सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी का था कि वो होम डिपार्टमेंट, अब देखना है कि होम डिपार्टमेंट बीजेपी को मिलता है या नहीं मिलता है। ये मांग सम्राट चौधरी ने की थी कि जब वो इस बात को लेकर तैयार हुए थे बिहार प्रदेश बीजेपी की, ठीक है सरकार में वो शामिल होंगे, लेकिन उनके थी कि हम लोग लगातार जंगल राज, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आवाज उठा रहे थे, और इस स्थिति में जो पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, जो होम डिपार्टमेंट है, वो उनके पास होना चाहिए ताकि वो एक मैसेज दे सके। लेकिन अभी तक उस पर स्पष्ट स्थिति नहीं बन पाई है कि वो बीजेपी के पास आई है नहीं है। दूसरा जो बड़ा बात मुद्दा था विधानसभा अध्यक्ष का, हालांकि उसके बारे में ये साफ हो गया है कि वो बीजेपी का ही होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब 2020 में सरकार बनी थी तो बीजेपी विधानसभा का अध्यक्ष जो थे बीजेपी के थे, और अभी भी जब आरजेडी के साथ भी सरकार में थे तो आरजेडी यानी कि जो बड़ी पार्टी थी उसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष जेडीयू के थे। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं जिनमें कि कुछ मुद्दों पर सहमति बनती दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे बीजेपी दिख रही है यहाँ पे, मुझे जो लगता है, क्योंकि जो बातें मनमानी जो अब देखिए, जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा लगातार पानी पी कर उन्हें कोसा करते थे, वो आज उनके साथ बैठेंगे, साथ में शपथ लेंगे, साथ में तस्वीरें खिंचा
रहे हैं, एक गाड़ी में बैठकर अगर वहां तक जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने समझौता किया है, उसके बाद ही ये दोनों की ये स्थिति हुई है। क्योंकि इससे पहले वो देखना नहीं चाहते थे। समझ रहे होंगे, जब भी बार-बार आज मीडिया ये सवाल पूछ रहे हैं, मुरैठा, अब उस मुरैठे का क्या होगा? हैं, आप तो कह रहे थे पद से हटाएंगे और तभी मुरैठा निकालेंगे, अब क्या होगा उसका, कैसे साथ में? तो मुझे लगता है उसका जवाब वो वही देंगे कि एक सम्मान मिला है, इसी हिसाब से थोड़ा सा वो कंपनसेट हो जाता है। बहरहाल मैं अब हिमराज राम आपके पास आना चाहूंगी, ये कौन सी गोली है जरा आप बताइए। ये एक ट्रेंड हो रहा है, आप सोचिए बिहार ट्रेंड हो रहा है, पूरे देश में बिहार की राजनीति ट्रेंड हो रही है। अगर आप एक्स पर देखें तो मतलब नीतीश कुमार के पास ऐसा कौन सी जादुई छड़ी है। ये तीसरा कार्यकाल, 9वीं बार सीएम कोई बन रहा है तो वही बन रहे हैं, इसी कार्यकाल में तीसरी बार है कि वही सीएम बन रहे हैं। ये कौन सी जादुई छड़ी है, कौन सा घुमाते हैं कि सब उनके फेवर में खुद ब खुद खींचे चले आते हैं? किनसे सवाल था? हाँ, आप ही से है हिमराज जी। हाँ, हमसे? जी हिमराज जी आपसे। दरअसल नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए हमेशा जाने जाते। नीतीश कुमार जी अपने कार्य क्षमता और अपने कार्य कुशलता के लिए जाने जाते हैं। इतने लंबे समय से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, नीतियों से कभी समझौता करने का काम नहीं किया। जो उनका कार्यशैली रहा, हमेशा जनता के हित में, जनता के ज्वलंत मुद्दों पर आधारित और जनता के भावनाओं पर आधारित जो उनका कार्य योजना चला, निश्चित रूप से बिहार को एक नया आयाम देने की कोशिश थी और बिहार की तस्वीर और तकदीर उन्होंने बदलने का काम किया। नहीं तो ये बताइए, जब इतना काम कर रहे हैं तो बार बार माला क्यों बदलना पड़ता है? कभी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, कभी बीजेपी का फिर से साथ थाम लेते हैं, ये क्यों आती है नौबत फिर? देखिए, राजनीतिक दल जो कभी परिस्थितियों के अनुसार गठबंधन बनते बिगड़ते रहे हैं बिहार में। अभी कुछ दिन पहले आरजेडी के साथ मिलकर गठबंधन था, सरकार चल रही थी। सात नीचे पार्ट 2 के आधार पर यह गठबंधन था, ये मेल था, ये आपस में जो जोड़ी बनी हुई थी उसका मुद्दा था 7 नीचे 2 का। तो गठबंधन में जो मुद्दे तय थे, जिन मुद्दों के आधारित ये गठबंधन कायम था, नीतीश कुमार जी ने 7 नीचे 2 पर लगातार काम करते रहे, पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहे। अब इसको लेकर के किसी को अगर अपच हो गई या किसी को असहज महसूस होने लगा तो अपने विधायक से, एमएलसी से ये तो बताइए, ये एक और चीज बता दीजिए, उसके बाद मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगी। एक और चीज बता दीजिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं ठीक नहीं चल रहा था, क्या ठीक नहीं चल रहा था? दिक्कत थी क्या? ये तो आप लोग खुलकर बता ही नहीं रहे। ये तो ऐसा हो गया कि मन में आया इधर हो गया, मन में आया उधर हो गया। दिक्कत क्या थी, क्या परेशानी कहां से आई? हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे थे, अच्छा, पूरी निष्ठा से काम कर रहे थे, बिहार की आम आवाम को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे, बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम कर रहे थे। अब किसी की मंशा अगर उसमें गलत हो तो मतलब ये साफ साफ ये तो समझ आ रहा है। ठीक है सारिका जी, कम से कम इन्होंने समझा दिया कि आपको नीतीश कुमार की ना तो ईमानदारी पसंद आ रही थी और ना ही बिहार के लिए काम करना। ठीक है सारिका जी, अब गठबंधन धर्म का पालन, क्यों नीतीश कुमार की ईमानदारी पसंद नहीं आ रही थी? कि हम इन विषयों पे नहीं जाएंगे और हम अभी भी वही बात कहेंगे कि नीतीश कुमार जी की जो प्रतिष्ठा, जो मान, जो सम्मान और जितना आदर तेजस्वी यादव जी ने दिया, मुझे नहीं लगता है कि किसी और ने, उनके घर के, उनके खुद उनके बेटे ने भी उतनी इज्जत और मान प्रतिष्ठा नहीं दी होगी जितना तेजस्वी यादव जी ने दिया। और आपने देखा जो उपलब्धियां रही इन 15 महीनों की, 17 महीना आज अगर हम कहें तो 17 महीने लगभग होने को है, और इन 17 महीनों में जो बिहार वासियों को जो सौगात तेजस्वी यादव जी ने दिया, वो निश्चित रूप से पूरा का पूरा श्रेय जो है ना वो तेजस्वी यादव जी को जाता है। अब अगर लोगों को रोजगार देना इन्हें पच नहीं रहा था, अगर बिहार वासियों के लिए काम करना इनको पच नहीं रहा था,
बल्कि इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने अपनी मनमानी की, लेकिन हम खामोश रहे, हम चुप रहे, हम मान सम्मान और तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए हमने खामोशी से सारी चीजों को बर्दाश्त किया। कौन से मुद्दे बताइए, जरा खुलकर बताइए, क्योंकि अब तो लोगों को समझना चाहिए, चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। कौन से मुद्दे ऐसे उन्होंने साफ साफ ईमानदारी को लेकर बयान दिया है? अभी अभी अब हेमराज जी ने कहा सीधा सीधा ईमानदारी आप लोगों को रास नहीं आ रही थी, फिर नौकरियों में, क्योंकि नौकरी की बात हो रही है, फिर उसमें धांधली होती, एक आरोप ये भी। नहीं, देखिए, नौकरी जो दी गई है, 2,20,000 नियुक्ति पत्र जो बांटी गई है, इसका पूरा का पूरा श्रेय तेजस्वी यादव जी को जाता है और ये बिहार की जनता कह रही है। अभी तो बिहार की जनता शॉक्ड है, क्योंकि लगातार यही नहीं, अभी आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में और जितने भी विभाग जो राष्ट्रीय जनता दल के पास थी, वो तमाम विभागों से बम्पर वैकेंसीज जो है वो इस महीने के आखिरी तक आने वाली थी। वो भी इंतजार बिहार वासियों को था। अब अगर लोगों को नौकरी देना और आपको वो पच नहीं रहा है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसके बदले में आप हमारी मान और प्रतिष्ठा का, आप उसको बदले में आप हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं, तो फिर इन विषयों पे हमें कुछ नहीं बोलना है भाई। हम अपनी सादगी और शालीनता के साथ काम करना जानते हैं और आगे बिहार की जनता जवाब देगी। लेकिन ये पैमाना जो था, ठीक है, ये पैमाना जो था, मैं डॉक्टर संजय कुमार ये आपसे जानना चाहती हूँ, ये पैमाना दरअसल ये सिर्फ इतने तक ही सीमित है, या अलग होने का और दूसरे के साथ जाने का सिर्फ यहीं तक सीमित है, या फिर इसके पीछे कारण आपको कुछ और भी नजर आता है एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में? क्या दिखाई देता है आपको? नहीं, नीतीश कुमार आज खुद आकर के उन्होंने कारण बताया कि किन कारणों से हम इस गठबंधन से अलग। वो क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे कि काम का क्रेडिबिलिटी सरकार को मिलनी चाहिए। कोई पार्टी कैसे क्रेडिबिलिटी ले सकती है जब वो गठबंधन में सरकार चला रही है। सीट शेयरिंग को लेकर के उन्होंने कहा कि जिस इंडिया गठबंधन की मैंने पटकथा लिखी, उस गठबंधन के लिए जो शिथिलता दिखाई दे रही थी, उस शिथिलता में लग नहीं रहा था कि कोई आकार चीजें ले पाएंगी। कांग्रेस को लेकर के उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो ध्यान ही नहीं दे रही थी, कि जैसे लगता है कि एक मजबूत विपक्ष की परिकल्पना करनी है। तो ठीक है, तर्क अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन अब तो गठबंधन अलग हो गया। आरजेडी अपने तरीके से दावा करेगी कि बिल्कुल सहज था और हमारे तरफ से पूरी तरह से उनको छूट थी। जेडीयू अपने तरह से दावा करेगी कि नहीं, हम वहां सहज नहीं थे, हमारे ऊपर एक दबाव था और हम जिस काम को आकार देना चाहते थे उस काम को आकार नहीं दे रहे। लेकिन ये बात तो सत्य है ना, मैंडेट किसको मिला था? मैंडेट तो मिला था एनडीए को। ठीक है, वो गठबंधन में चले गए थे आरजेडी के साथ, तो अगर आरजेडी में वो गए थे और आरजेडी में जाने के बाद भी आरजेडी के साथ भी वो असहज महसूस कर रहे थे, तो उसके कारण उन्होंने खुद गिनाया कि अगर इतने दिनों से मैं चुप्पी लगाए हुए था तो उसके पीछे कारण थे। अब कैसी सरकार चल रही थी जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम 13 कार्यक्रमों में दूरी बनाए हुए थे। अगर वो देखिएगा तो केसरिया से लेकर के पुनौरा धाम से लेकर नवादा में गंगा जल से लेकर पटना में इतना बड़ा बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ, जिस रोजगार की बात की जा रही है उसमें भी दोनों लोग मंच शेयर नहीं कर रहे थे, दूरियां बढ़ी हुई थी। पोस्टर और इश्तेहार पर केवल और केवल नीतीश कुमार जी थे और तेजस्वी जी उस पोस्टर से गायब थे। तो एक कोऑर्डिनेशन का अभाव तो दिख ही रहा था। और ऊपर से जो बयानबाजियां आ गई, जिसमें आरजेडी के तरफ से ही हुआ कि लालू जी की कृपा से इनकी सरकार चल रही है, उधर से अशोक चौधरी आकर के कहते हैं कि ये किसी की कृपा से नहीं बल्कि अपनी योग्यता और क्षमता से मुख्यमंत्री हैं। फिर जाकर के परिवारवाद पर जो चीजें हुई तो केसी त्यागी ने कहा कि अगर किसी को चूहता है तो चूहे। नहीं तो अंतर क्या आ जाएगा? अंतर तो कुछ नहीं आने वाला है, वही होने वाला है। सुहेली जी भी हमारे साथ है, मैं उनको भी जोड़ लेती हूँ। सुहेली जी, आपकी तो यही स्थिति रहने वाली है, चाहे तब हुआ या अब हुआ। अब तो आपके साथ सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा, सबसे ज्यादा हमलावर ये दो चेहरे ही थे नीतीश कुमार के ऊपर। तो क्या बदलने वाला है? यहाँ आप सम्मान नहीं पाए, यहाँ सम्मान पा लेंगे? क्यों लग रहा है आपको? नहीं, हमारी क्या स्थिति है? हम तो 25 साल से जनता दल यूनाइटेड के साथ हमारा गठबंधन चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले हटा था, 17 महीने पहले तो। और 18 साल हमारी सरकार चली है एनडीए की बिहार में, जो कि राष्ट्रीय जनता दल ने 15 साल में बिहार को किस गर्त में पहुंचाया था, उस गर्त से निकालकर और पॉजिटिव वे में एक बिहार को जो है विकासशील हम लोगों ने बनाया। और उसके बाद आप लोग सब लोगों ने देखा, मीडिया ने भी देखा, बिहार की जनता ने भी देखा और नेताओं ने भी देखा कि लालू जी किस तरह से अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश जी को भारत की राजनीति के लिए ये लोग ले गए थे वहां, लेकिन ये लोग वो सम्मान नहीं दे पाए जो नीतीश जी को चाहिए था।
जिस सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी का रहना शुरू से हुआ है, वो सम्मान ये लोग नहीं दे अच्छा, पाए। मतलब जंगल अभी राज को सारिका लेकर के, पासवान जी- जंगल राज पर नहीं, रिटर्न्स एक मिनट जब आप सुन लिया कहते जाए। थे, नीतीश कुमार पर जब आप हमला बोलते थे, नीतीश कुमार दूध भात है, उनको कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा है। गृह मंत्रालय उनके पास, तब भी नीतीश कुमार को आप छोड़ रहे हैं इस मामले में। ये तथ्य नहीं, कहां नहीं, तक हम सूट करता है? छोड़ेंगे क्यों? ये तो पूरे सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर कोई किसी के साथ जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसके साथ हम रहेंगे उसका असर पड़ेगा हमारे साथ। ये अच्छा। सबके साथ ये बात होती तो वो है। असर को अभी आप लेकिन वॉशिंग सारिका मशीन में धो पासवान देंगे? जी- नहीं, सारिका पासवान जी जो अभी बोल रही थी कि इनके नेता ने जितना इज्जत और प्रतिष्ठा दिया विधानसभा में और विधानसभा से भी बाहर, कितनी प्रतिष्ठा वाली बात उनके मुंह से निकलती थी। देखिए, राजनीति में बयानबाजी पर अगर जाइएगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। क्योंकि आपने राजनीति में सबसे ज्यादा हमले बयानबाजी आप ही ने किए हैं। परिस्थितियों के अनुसार होता है। आज अमित इसलिए शाह का बयान ये भी खूब जानना ट्रेंड हो रहा चाहिए है। कि सही कहा बेटे की उम्र होते हुए और किस तरह से इनके नेता ने इन लोगों नीतीश जी पर किस तरह से बयानबाजी की थी, किस तरह से छीटाकशी की थी, ये तो देखने वाली बात है। आप लोगों को भी याद ही होगा। अब आपको इसलिए ये सब मतलब आपको बातें अब बुरा लग रहा है, उस वक्त नहीं लगा, आप अब बुरा लग रहा सरकार है नहीं संभाल क्योंकि पाए। अब आपके साथ आ आप- गए हैं। सौरभ मेरे साथ नहीं, बैठे हुए नहीं, पॉलिटिकल देखिए, एनालिस्ट के हम तौर तो पर 25 स्टूडियो में, ठीक है साल से- सोहेल जी, हम मैं लोग वापस तो आपके 25 पास आ रही हूँ। साल से लेकिन साथ सौरभ, थे। सभी को आपने सुना, मुझे जो समझ, ये 2024 की तैयारी ना है तो क्या कहा जाए, क्योंकि फ्रंट फुट पर आकर अब आपके पास कुर्मी समुदाय से नीतीश कुमार आ जाते हैं, कोयरी से सम्राट चौधरी आ जाते हैं, उसके बाद खुद भूमिहार है, तो मतलब ब्राह्मण भूमिहार कहा जाता है इनको, विजय सिन्हा वहां से आते हैं। तो ये तो कुल मिलाकर के, और 15% आप वो जो मार्जिन है ना जो अति पिछड़ों के नाम पर नीतीश कुमार के साथ जाता है, उसको आप साइडलाइन नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा मार्जिन है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हमने दिखाया भी था 31-32 के करीब बिना नीतीश के एनडीए रहता है, और नीतीश आ जाते हैं तो वो कैसे बढ़ जाता है। और वहां पर वो जो 56-55 के करीब रहते हैं, नीतीश के 15 घटने से कितना ज्यादा व्यापक असर पड़ेगा। तो क्यों ना इसे चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जाए, और सिर्फ ये मजबूरी जिसकी वजह से बीजेपी ने फिर हाथ मिलाया? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से चुनाव नज़दीक है, लोकसभा के चुनाव है, तो हर पार्टी को अधिकार है अपनी चुनावी रणनीति बनाने का। तो भारतीय जनता पार्टी तो हर दूसरे दिन चुनाव के में तैयार रहती है, उसके दांव पेच जो भी हैं वो सब कुछ तैयार हो। देखिए, जिस प्रकार से अभी विधानसभा चुनाव पिछले हुए थे तो उसमें हर राज्यों के अंदर हर समाज के वर्ग को जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका में रखा गया। खासतौर से ओबीसी का जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की बात करती है, तो उसको सिर्फ बात करने तक नहीं, उसको लाभ के पद तक लाने का प्रयास जो है वो 100% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करने का प्रयास हो रहा है। अब चूंकि बिहार भी इससे अछूता न रह जाए, पहले अच्छी भली सरकार चल रही थी। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो है गठबंधन से अलग होने का साफ साफ जो नजरिया है वो साफ साफ दिखता है कि कोई भी डूबती नाव में जो सवार नहीं होना चाहता, और कांग्रेस जो है वो डूबती नाव है। अभी जिस प्रकार से कांग्रेस ने प्रवेश किया पश्चिम बंगाल के अंदर, तो ममता बनर्जी ने बोला भैया हम आपके साथ नहीं है, उन्होंने साफ साफ कह दिया। अब कल फिर से इनकी जो यात्रा है वो प्रवेश करने वाली है बिहार में। उसके एक दिन पहले ही नीतीश कुमार जी को जो करना था वो स्पष्ट उन्होंने कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है जो इंडिया अलायंस शुरू में बना था, एक विपक्ष अच्छा एक चुनौती दे सकता था प्रधानमंत्री जो शख्सियत बहुत मजबूत शख्सियत है नरेंद्र मोदी, उनको देने के लिए, लेकिन उसके अंदर नीतीश कुमार ने ही शुरुआत की थी। और नीतीश कुमार का व्यक्तित्व एक ऐसा है जो सबसे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे, और जनता के जितने भी लोग हैं पार्टियों के, अन्य पार्टियों के लोग, उनको सबसे अधिकतम विश्वास है तो नीतीश कुमार जी पे था। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस से जो है, कांग्रेस ने उनसे किनारा किया, पहली बार किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, शांत बैठे रहे, लेकिन मन में तो सुबुगाहट चल रही थी। अब दूसरी बार जैसे उनको संयोजक पद से हटाया, संयोजक नहीं बनाया, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भैया ये तो डूबती जहाज है, मैं एक अच्छे रास्ते पे ले जाने की प्रयास कर रहा था। नीतीश कुमार जी जो चाह रहे थे वो नहीं चल पाए। दूसरी बात देखिए, लालू यादव ये न तेन पताड़ेन, वो सत्ता को खत्म करना चाहते थे। आज आप समझ लीजिए, अगर ये मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अगर ये लालू यादव के साथ रहते तो 1 महीना के अंदर, लालू यादव जी आप 1 महीना पहले ही देखिए, आपने एक साजिश जो हुई थी लल्लन जी के साथ, लल्लन जी के माध्यम से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई थी, और उन्होंने नीतीश कुमार जी से बात की थी। उसके बाद उनको पार्टी पद से हटा दिया गया था। मतलब एक साजिश के तहत जो आरजेडी जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ कार्य कर रही थी। तो नीतीश कुमार जी को जब पता, तो भाई उनको तो अधिकार है ना इस चीज का कि हमारे खिलाफ अगर साजिश हो रही है तो हम उससे तुरंत अपने आप को अलग कर लें। आज उन्होंने उस साजिश से अपने आप को अलग किया है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी जो है, देखिए
अब नीतीश कुमार जी जानते हैं कि वो इस बार अंतिम बार से मुख्यमंत्री, अंतिम बार के लिए, ऐसा उन्होंने पहले एक बार बयान दिया था कि इसके बाद मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं रहूंगा अगले चुनाव में, अभी इस वर्ष नहीं। तो अभी वो मुख्यमंत्री रहेंगे, तो जब तक वो रहेंगे तब तक अपनी पार्टी को वो टूटने से भी बचाते रहेंगे और उनकी पार्टी। मैं एक और चीज यहां समझना चाहती हूं, आप जो कह रहे हैं, क्योंकि क्या ये भविष्य, डॉक्टर संजय, क्या यहां पर भविष्य ही नीतीश कुमार का, अगर बीजेपी के साथ नहीं जाते, एनडीए का हिस्सा नहीं बनते, इस चुनाव के बाद क्या असर पड़ता? अब उनकी पार्टी पर कितना असर पड़ता, नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर पर कितना असर पड़ता? ये जो कहा जा रहा है कि खत्म थे, एक तरीके से सारा मामला ही खत्म था, क्योंकि इतना अंदर खाने, इतनी चोट उनको पहुंचाई जा चुकी थी जब तक ललन सिंह थे। क्या वाकई ऐसा होता? निश्चित रूप से होता। और देखिए, तेजस्वी जी को बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेवारी देने के लिए आरजेडी के तरफ से तो दबाव था ही ना। जब से वो शपथ ग्रहण लिए थे, शिवानंद तिवारी जी कह रहे थे कि अब इनको संन्यास में जाना चाहिए और इन बच्चों को प्रशिक्षित करनी चाहिए। जो इनके विधायक थे वो बार बार आकर के बयान दे रहे थे। जो दो मंत्री, अब ऐसा कभी देखे हैं कि मुख्यमंत्री के सामने मंत्री जी फाइल पटक के चल गए हों और वो बुलाते रहे कि भाई बैठिए, अपनी बात तो कहिए। वो चाहे सुधाकर सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, तो असहज तो थे ही, निर्णय तो नहीं ले पा रहे थे। उस स्थिति में एक दबाव तो था। ठीक है, लोकसभा के चुनाव में एक समीकरण बना था कि राष्ट्रीय फलक पर नीतीश कुमार जाएंगे, इनको कोई जिम्मेवारी दी जाएगी, बिहार की जिम्मेवारी तेजस्वी जी संभालेंगे। नहीं, ये भी बताइए, क्या ये सिर्फ शिगुफा भर था, इसमें कोई सत्यता नहीं थी? अभी तो यही लगता है, कम से कम जिस तरीके से सब कुछ देखने को मिला। अगर सत्यता होती तो पटना में 15 पार्टियों को बैठाने का काम किसने किया? नीतीश कुमार ने। और वहां पर दुल्हा बन गए कौन? राहुल गांधी। मुंबई की बैठक के पहले हुआ कि संयोजक बनाए जाएंगे। गोपालगंज की सभा में लालू प्रसाद जी ने कहा कि संयोजक क्या, ये तो 2-3 राज्यों को मिला के हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। और वर्चुअल बैठक में तो क्लाइमेक्स हो गया जब सोनिया गांधी ने कही कि हाँ, सब लोगों की राय है कि नीतीश कुमार संयोजक होंगे, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि थोड़ा हमको ममता बनर्जी जी से भी सहमति ले लेनी चाहिए। अगर ईमानदार कोशिश होती नीतीश कुमार को एक सम्मान देने का। मुझे फिर ये हेमराज जी से पूछना चाहिए, जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से, इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन, धाकड़, मतलब सीएम की कुर्सी उनसे कहीं जाती, इसके बावजूद क्या खेला हो रहा है उनके वहां रहते बिहार में, समझ नहीं पाए नीतीश कुमार? या ये सब तब हुआ जब नीतीश बिहार को छोड़कर बाकी पूरे देश का भ्रमण करने लग गए थे? हेमराज जी, बिल्कुल सत्य है कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में नीतीश कुमार जी ने हर संभव प्रयास किया और विपक्षी एकता की मुहिम को भी आगे बढ़ाया। और वो चाहते थे कि विपक्षी एकता की एकजुटता हो जाए, सीट शेयरिंग हो जाए, अन्य कई मुद्दों थे उस पर जल्दी में निर्णय लेना था। लेकिन इसमें कांग्रेस की गैर जिम्मेवारापन रवैये के कारण ये सारी चीजें पेंडिंग हो गई, उस पर कोई उनका निर्णय नहीं आया। निश्चित था कि कांग्रेस की नियत इसमें साफ नहीं थी और आरजेडी की, और आरजेडी की भी उसमें भूमिका, जो दृश्य सामने आया उसमें आरजेडी की भी भूमिका रही। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप गठबंधन करते हैं तो गठबंधन का धर्म का भी निर्वाह होना चाहिए। आपने गठबंधन धर्म का निर्वाह नहीं किया। आपने जो साझा कार्यक्रम बना उसका निर्वाह नहीं किया। आपने जिन दलों के साथ गठबंधन करके चलने का काम किया, अपनी भूमिका होनी चाहिए। तो जो आरजेडी ने नहीं निभाया, कांग्रेस ने नहीं निभाया, नीतीश कुमार जी ने तो हमेशा एक मिसाल कायम किया, ईमानदारी का मिसाल कायम किया। अच्छा, ये क्यों ना कहा जाए, हेमराज जी जरा ये बताइए कि नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षा थी पीएम बनने की, एक मिनट जरा ये बताइए, क्यों ना कहा जाए जब उनको ये समझ आ गया, जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया, ये सिर्फ संयोजक की महत्वाकांक्षा नहीं थी, उनको ये पीएम पद की जो दावेदारी थी, जब उनको लगा कि यहां पर कोई भविष्य नहीं है, तब नीतीश कुमार ने आगे की सोची। ये संयोजक की लड़ाई या एकजुटता का कोई सपना था ही नहीं नीतीश कुमार का, ये क्यों ना कहा जाए? क्योंकि बुरी बात तो उनको राहुल गांधी की लगी। सबके बावजूद नीतीश कुमार जी का एक ही संकल्प है, बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने का, बिहार में जन सरोकार से जुड़े हुए तमाम मुद्दों का निराकरण का,
बिहार में युवाओं के रोजगार का, महिलाओं में आत्मनिर्भरता का, सभी वर्ग सभी धर्म के लोगों का समुचित विकास का। भाजपा को हटाना इसके साथ सबसे ज्यादा प्रबल चाहते हैं। पुरजोर तरीके से ये बात नीतीश कुमार करते रहे। भाजपा को हटाना सबसे बड़ा एजेंडा था और आप आज उसी भाजपा के साथ शामिल हो गए। म्यूट हो गया है आपका माइक शायद। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। जनता दल यू के हाथ में तीर है, श्री राम के हाथ में भी तीर है, तो तीर तो अब जगह पर चला गया। हम तो बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किए हैं, और ये जो ऐसा तीर है जो पाप का घड़ा को फोड़ता है, पाप की लंका में आग लगाएगा, इंसाफ दिलाएगा देश की जनता को, बिहार की जनता को। मतलब एक बात साफ है सारिका जी, सीधा सीधा बिहार में आप देखिए नीतीश कुमार का एक बयान भी आज सामने आया है, मैं वो भी गिनवा दूं। ठीक है हेमराज जी, दोनों जिम्मेदार बराबर, यही समझ आता है, बराबर जिम्मेदार। आप जो कह रहे हैं बस ऊपर से, लेकिन क्योंकि अंदर खाने और महत्वाकांक्षा उसी की चर्चा हो रही, नीतीश कुमार क्या चाहते थे, लेकिन जो आज उन्होंने कहा वो भी अहम हो जाता है। उन्होंने कहा हमने इंडिया अलायंस बनाया, लेकिन वहां भी तकलीफ थी, यहां भी तकलीफ थी। आपको क्यों तकलीफ थी और ये भीतर खाने क्या चल रहा था ललन सिंह के साथ? नीतीश कुमार जी को किस बात की तकलीफ थी वो तो खुद ही बताएं, लेकिन देखिए ये वही नीतीश कुमार जी है जो स्वयं चलकर आए थे और हमसे उन्होंने मदद मांगी थी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने मदद की थी उनकी। और आज देखिए ट्विटर एक्स पे ये ट्रेंड कर रहा है, तेजस्वी यादव जी का काम ट्रेंड कर रहा है, तेजस्वी जी ट्रेंड कर रहे हैं। और अभी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे संजय सर बता रहे थे कि कैसे क्या क्लेश था शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम में, तो वो तो ये भी बता रहे थे कि कहीं भी पोस्टरों में ना तो हमारे तेजस्वी यादव जी की तस्वीर रहती थी, ना ही हमारे शिक्षा मंत्री जी की तस्वीर या उनका नाम कहाँ रहता था। तो हमने तो कहीं भी उपलब्धि लेने की कोशिश की नहीं, ये तो बिहार की जनता ने अपनी उपलब्धि हमें दी है कि ये सरकार वो सरकार है जिन्होंने हमें रोजगार देने का काम किया। लेकिन देखिए जिनको पलटने की आदत थी वो पलट गए, अब 9वीं बार पलटे हैं तो क्या गारंटी है कि वे 10वीं बार नहीं पलटेंगे। और अभी जो प्रवक्ता बीजेपी बोल रही थी कि केंद्र में उनकी ये इच्छा थी, लालसा थी कि वो पीएम बने, तो क्या नरेंद्र मोदी जी अब वो पीएम ना होकर के नीतीश जी को पीएम बनाएंगे क्या? अरे सब बकवास है, कोरी बात है, झूठ है, फरेब है, जुमलेबाजी है। अब ठीक है, जो भी और जिन कारणों से भी नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया, हम तो उस निर्णय का स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो है ना वो जवाब देगी, इन लोगों को जवाब निश्चित रूप से देगी कि वे जो धोखे और झूठ और फरेब की, छलावे की जो राजनीति करते हैं और जो बिहार की जनता को और बिहार को इन्होंने ठगने का काम किया है, उनको तो जवाब निश्चित रूप से बिहार की जनता अपने वोट के रूप में देगी। हमारा काम था, हमारे नेता ने निस्वार्थ भाव से और अपने संकल्पों को, जो संकल्प उन्होंने बिहार वासियों के समक्ष पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने लिया था, बहुत कम समय में अपनी दृढ़ संकल्पता की वजह से उन्होंने अपने वादे को लगातार पूरा किया। तो मुझे लगता है इसका पूरा का पूरा श्रेय तेजस्वी यादव जी को जाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने बिहार की जनता का हित देखा और उनके हित के लिए काम किया, और आगे भी क्रेडिट पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलेगी इस चुनाव से पहले, ये साफ हो गया है। और वो भी नौकरियों पर जो सियासत हो रही है उस पर ये क्रेडिट पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, लेकिन ये तय करना है बिहार की जनता को। लेकिन ये भी एक बिहार के लिए दुर्भाग्य कहा जाएगा, क्योंकि ये जो हम इस वक्त बिहार की राजनीति में देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स है। और ये बिहार के लिए विडंबना है कि बिहार इससे बाहर नहीं निकलता। यही कारण है कि जो कहीं नहीं होता, देश भर में किसी राज्य में नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में होता है। और इसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सोहेली जी, आप लोग, ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। विकास की बात करते करते कास्ट क्यों नहीं भुलाया जाता? ये कास्ट ही तो है जिसके बूते आप नीतीश कुमार को खुद में शामिल करवाए हैं। वो 15% आपसे छूटता नहीं, तो विकास कहां है? विकास के बूते आप कहां चुनाव लड़ते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जाति तो एक शाश्वत सत्य है ही ना समाज का, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी सभी जातियों पर ध्यान देती है और सभी जातियों के विकास का काम करती है, सभी धर्मों के विकास का काम करती है। अब ये जाति और धर्म की राजनीति करने वाले जाने, जो करते खुद है जाति और धर्म की राजनीति और नाम लेते हैं दूसरों का, और दूसरों को कहते हैं कि ये लोग जाति और धर्म की बात करते हैं और
सांप्रदायिक होने के लिए बदनाम हम लोगों को करते हैं, जबकि खुद वो एक विशेष जाति और विशेष धर्म के आधार पर ये लोग राजनीति करते हैं। रही बात कि देखिए, इनके इसी बड़बोलेपन के कारण आज जो इनके साथ हुआ है कि सारा क्रेडिट, अगर कोई भी 2 पार्टी 3 पार्टी अलायंस में काम करती है तो कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती है कि ये विकास का काम या ये नौकरी या ये कुछ भी हम दे सकते, हमने दिया है, ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं के, विधायक की, विधान पार्षदों की जो ये बोली है, यही कारण है कि आज ये लोग इस स्थिति में आ गए हैं। और बिहार जिस तरह से अनस्टेबल हो गया इन लोगों के लक्षण के कारण, जिसके कारण कि आज ये स्थिति हो गई। और हमारा ध्यान जो है बिहार की राजनीतिक स्थिति पे लगातार थी, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। बिहार की जनता को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आज से 2 साल 2.5 साल पहले 2020 में, 3 साल पहले 2020 में जो चुनाव हुए थे वो एनडीए को जनता ने वोट किया था, लेकिन इन लोगों ने छलावा किया और नीतीश कुमार को अपने पाले में कर और बिहार की जनता को धोखा दिया। तो अब हिसाब बराबर कर लिया आपने, चुनाव के ठीक है पहले हिसाब आपने बराबर कर लिया। लेकिन ये तो बताइए, सुशासन बिहार में लौटेगा? नीतीश कुमार को काम करने दिया जाएगा? क्योंकि आप तो दावा कर रहे हैं, गृह मंत्रालय के ऊपर आप दावा कर रहे हैं। सुशासन की सरकार है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के का विकल्प कोई इस देश में नहीं है, इसलिए आज ये स्थिति हुई। नहीं, वहां तो नीतीश कुमार है, वहां माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं है, वहां तो नीतीश कुमार होंगे, काम करने दीजिएगा। नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में कोई चेहरा सामने नहीं आएगा। आपने देखा कि लालू जी ने राहुल जी को दूल्हा भी बनाया, ले तो गए कह के कि आप भारत की। आपकी आवाज कट गई है, मैं एक बार फिर आपको लाना चाहूंगी सौरभ, क्योंकि ये कैसे समझाएंगे आप? कितना वक्त बाकी रह गया है? क्या बिहार के लिए मायने भी रखता है, बिहार की जनता के लिए कास्ट? क्योंकि आप यादवों को देख लें, कुर्मी जहां से आते हैं नीतीश कुमार, या फिर ब्राह्मण समुदाय जो कोर वोट बैंक भाजपा का माना जाता है, ये मायने भी रखता है कि बिहार में क्या हो रहा है, इधर से उधर कौन शिफ्ट हो रहा है, उसका कितना असर पड़ रहा है, कामकाज पर कितना असर पड़ रहा है, ये मायने भी रखता है? या वाकई बिहार में जाति, ये जो कास्ट पॉलिटिक्स है, इतनी हावी है कि सबको जायज है? देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जो बिहार की जनता है और इसका कोई गुनाह नहीं है, वो इतने वर्षों से कोई उसको स्थिर सरकार नहीं मिल रही है। जो काम आप बताइए, एक पुल गिरा था पहले तो उस पर आरजेडी, जब नीतीश सरकार में गिरा था तो उस पर आरजेडी ने इल्जाम लगाया कि भैया उन्होंने नहीं बनाया था, हम दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। अब उसको क्या फिर तीसरी बार शुरू किया जाएगा? मतलब जनता के हित के जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं ये इस तरह की घटनाओं से जो है वो अधूरे रह जाते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, ऑप्शन है तो जरूर, लेकिन वो नीतीश कुमार जी चूंकि वहां पर एक मजबूत व्यक्ति है और वो एक बड़े वर्ग से आते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनका कोई बहुत नेगेटिव प्रभाव रहा है जनता के ऊपर। उनका सिर्फ एक जो ये पलटने वाला स्वभाव रहा है, इसके अलावा बाकी वो जनता के लिए जो है वो हितकारी ही साबित हुए हैं और जनता ने उनको चुना है। वो चुने हुए व्यक्ति जनता से हैं और 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, इसलिए उन पर भरोसा जताना जो है और उनको सम्मान देना, ये भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सही है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पिछले बार जीती हुई सीटें जदयू को दी थी और सम्मान सही दी थी। जो कि आरजेडी, देखिए एक प्रजाति होती है अजगर, अजगर जो है ना अपना शिकार बहुत धीरे धीरे करता है, वो जब निगलता है तो शांत बैठा रहता है, वो 1-1.5 साल में आपको निगल जाता है। अगर उस अजगर से बचने की कोशिश नीतीश कुमार जी ने की है तो कोई गलती नहीं की है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस चुनाव में अब एक साथ होकर के जो भी लोकसभा का चुनाव जीतना है उनको, और उसके बाद जनता मतलब वो अजगर जो है बिहार में राजद और केंद्र में कांग्रेस हो गई है। लेकिन ये बहुत सही, मैं कहीं पढ़ रही थी, किसी ने कहा था कि ये जो पलटने वाला सिलसिला है ना, इस पर भी एक बिल होना चाहिए, एक बिल लाया जाना चाहिए। कौन कितनी बार पलट सकता है, इसकी भी सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, 5 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर शपथ ग्रहण करेंगे नीतीश कुमार। हम एक एक तस्वीर